जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी गोधूली, जिसमें फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर के लेखक कौन है? निमता महन है। हाँ, चलिए देखिए क्या है कि भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी अभी ले लेते हैं, ठीक है? तो आओ देखो आके। एक कर। हाँ हाँ, ठीक तो है। और चलो बढ़िया है। चलो देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इनका जीवनी। ठीक है, आइए देखिए, समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है। जन्म बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में एक गांव है, यहाँ हुआ था। प्रमुख रचनाएं: द कार्ड्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है नहीं, ये जो है 1917 प्रथम प्रकाशित कृति। ये सब प्रथम प्रकाशित कृति है, इनके द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, ये लिखा गया है कब? 1948 में। हु आर द सुद्राज, ये लिखा गया है 1946 में। बुद्धा एंड हिज धाम धम्मा, ये 1957 में। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये कब लिखा गया है? देखिए इतना सारा ये सब जो लिखा गया है, ये सब इनके द्वारा लिखा हुआ चीज़ है। ठीक है, ये सब कोई खास नहीं है मेन। और यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो ये सब लिखे हैं जो है। ठीक है, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में, इनका निधन हुआ था 1956 में, दिल्ली में हुआ था, है नहीं? अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जानों में से एक थे। ये जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जो है, ये कई लोगों में एक खास थे, है नहीं? है नहीं, पढ़े लिखे भी ये थे, सबसे अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किए हुए थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे। ये प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन यानी उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए थे? अमेरिका, न्यूयॉर्क। फिर वहाँ से लंदन गए थे,
देखिए पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन, है न, यानी अमेरिका, न्यूयॉर्क, अमेरिका से वहाँ वहाँ जब पढ़ाई हो गया उसके बाद कहाँ गए थे? लंदन जाके पढ़ाई किए थे। ठीक है, समझ रहे हो? और तुम लोग एगो है खाली यहीं पढ़ते हो। उन्होंने उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक, ये क्या लिखा हुआ है? वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। अनेक स्थापनाएं प्रस्तुत किए। अब इसके बाद देखिए क्या है, प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे ऐतिहासिक, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्या बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। कुछ समय वकालत की। टाइम हो रहा है जी, लड़का मोबाइल दो ना उसको, दो पहले उसको, अपलोड होते रहेगा बाद में। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। ये अछूतों, जिससे पहले के समय में जिसे लोग देखना नहीं चाहते थे, जिससे छुआछूत की भावना रखते थे। अछूत मतलब कि पहले ऐसे होता था, आज से बहुत दिन पहले ऐसा हुआ करता था कि एक जगह लोग को बैठने का अधिकार नहीं था, समझे? कुछ जाति के लोग को देखना नहीं चाहते थे। अगर इस रास्ता से हम जा रहे हैं तो जो नीच जाति वाला लोग होता था वे लोग को नहीं जाने दिया जाता था, उसका दूसरा होता था रास्ता जाने वाला, समझ रहे? या तो फिर उसको साफ करवाया जाता था। लेकिन उसी समय भीमराव अंबेडकर इस स्थिति को दूर करना चाहे, और दूर करने के लिए भीमराव अंबेडकर सोचे कि रुको, इस स्थिति को हम हटाते हैं। ठीक है, अछूत स्त्रियों को और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। ये उस काम के लिए संघर्ष करना शुरू किए कि मजदूरों को जैसे जितना काम करवाया जाता है उतना मजदूरी नहीं दिया जाता था। तो भीमराव अंबेडकर कहे रुको, इन सभी चीज़ों का, इन सभी सवालों का जवाब मैं देता हूँ, तनका रुकी जी। अब उसके बाद देखिए, बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। भीमराव अंबेडकर जो है जीवन भर मजदूरों, गरीबों और दलित परिवारों के लिए जिंदगी भर संघर्ष किए, जब तक बचे तब तक, समझ रहे हो? जब तक बचे तब तक संघर्ष किए कि नहीं, काहे हमको देख के कोई छुआछूत के भावना से हमको घृणा कोई करेगा, कहेगा तुमको देखना नहीं चाहते हैं। पहले के जमाना में ऐसा था न जी, जिस कुआं से या जिस, पहले तो चापाकल वगैरह होता नहीं था, लेकिन कुआं होता था, तालाब होता था। दलित समाज के एक परिवार अगर यदि जो जिस तालाब में अगर स्नान कर लिया ना, उसमें फिर लोग नहीं जाते थे स्नान करने के लिए। सोचो, इंसान से इंसान को कितना छुआछूत का भावना था, लेकिन अभी के इंसान क्या है, शुगर खाता है। उतना तो शुगर से नहीं लोग छुआछूत रखता है। अभी के इंसान तो कुछ भी खा जाता है। एगो जंगली जानवर अभी आ जाएगा, उसको बच्चे नहीं देगा लोग। जंगली जानवर, हिरन वगैरह वगैरह, कौन जानवर को भी लोग खाते हैं समझते हो? अरे उतना बड़ा तो खांसी रहता है, कौन बवा के
जरा बवा के खस्सी, वो भी तो एगो जानवर उतना बड़ा है, उसको तो लोग छोड़ते ही नहीं है। बोकाइन महकता है फिर भी मार लेता है, नकिया बंद करके दबा देता है हंसते, है नहीं। और सोचो तो उस समय दलित परिवार लोग ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा महकता होगा, लेकिन लोग कितना बुर्बक था न जी, जो कि थोड़ा सा मान लिया जाएगा हाथ धो लिया ऐसे तो लोग उसको कहते थे कि तुम छू दिया क्यों, तो ये वो। तो भीमराव अम्बेडकर कहे रुको, तुम लोग के दिमाग में जो ये कचरा भर लेने, इसको हम निकालते हैं, है ना, खंती से खान के। अब इसके बाद देखिए संघर्ष किए, उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्म डॉक्टर अंबेडकर, इनका जन्म जो है ऐसे दलित परिवार में ही हुआ था। किनका? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, इसलिए तो और ज्यादा गुस्सा आता होगा इनको, नहीं गुस्सा आता होगा। इनके पिता है, दादा है, छरदादा है, दादी है, नानी है, वगैरह वगैरह कई गो है, परिवार है नहीं। सबको लोग देख के जलता होगा, कहता होगा कि तुम ऐसे कर दिया, यहाँ छू दिया, तो इनका लगा होगा कि अच्छा रुको हम ये चीज़ें दूर करके बताते हैं तुम लोग को, है ना। उठाए कलम रच दिए इतिहास। देखिए इनका जन्म जो है सही इसमें हुआ था दलित परिवार में। बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। पढ़ लिख कर क्या बनूंगा? वकील बनूंगा। देखो कोई कोई इंसान जो है अपना परिस्थिति के अनुसार चूज करता है कि हम पढ़ के क्या बनेंगे। कोई कोई इंसान अपना घर के स्थिति को देखकर अपना दिमाग लगाता है कि हम आगे चल के क्या बनेंगे, समझे। ये ऐसा इसलिए बोलते होंगे कि हम वकील बनेंगे। इन लोग को लोग छुआछूत के भावना से देखते थे, तो इन लोग थोड़ा समय लड़ाई करता होगा। इन लोग के जो मतलब, ये तो उस समय बच्चा होंगे, लेकिन इनसे पहले वाला पीढ़ी उन लोग लड़ाई कर लेता होगा, लड़ाई करता होगा तो केस मुकदमा होता होगा तो सब लोग जाते होंगे। फिर वहाँ पे दिन रखाता है, शादी वाला नहीं, दिन रखाता है, मैंने डेट रखाता है, दिन पर वहाँ बुलावल जाता है कोर्ट में, 26 तारीख के वहाँ हाजिर होना है। वकालत होता होगा तो उनके गार्जियन लोग आते होंगे, सब एक जगह शाम के बैठते होंगे तो बात करते होंगे, आज वकील वहाँ हमने कितना ले लिया। वकील पैसा लेता है तबे न वकालत करता है, तो वहाँ पे तो वही बात सुनते होंगे, तो इनका मन में ऐसा चलता होगा रुकिए ना हम वकीले बनते हैं, और बाद हम अकेले लड़ेंगे और वो सब कितना करता है, ये ऐसा सोचते होंगे। इसीलिए ये कहते थे कि हम पढ़ लिख के वकील बनेंगे। अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा। देखिए आगे बतिया वही वाला, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा। ये सब जो जिससे लोग अछूत ये सब जो करता है ना, छुआछूत के भावना, हम इसके लिए नया कानून बनाएंगे, है ना। और छुआछूत को खत्म करूंगा। देखो ये छुआछूत को देखे नहीं मांगते थे, कहते थे क्या है, उसका शरीर में खून है तो हमारा में पानी है, दोनों तो एक ही है। लेकिन लोग हमको देख के इतना घृणा फीलिंग क्यों करते हैं, ऐसा कहना था किनका? हाँ, बाबा के। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यही बात के प्रति, छुआछूत के भावना को हटावे के प्रति अपनी सारी जिंदगी इसी में झोंक दिए। क्या किए? सारी जिंदगी इसी में झोंक दिए, है ने। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। क्या की? देखो तुमको जो भी करना है सब समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, समझ में आ रहा है? सब समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन उससे पहले आज पढ़ाई करना होगा,
तभी तो समस्या का हल होगा। पढ़ोगे नहीं तो समस्या का हल कैसे होगा, है नहीं? बाघ मारेंगे, सियार मारेंगे, पता चलेगा बिलाई भी नहीं मराया। पढ़ोगे तबे न मराएगा। है अब कहोगे कि हम बामनो जिलवा के हम ही रहेंगे दुलरुआ, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़िए, है ने? जो 3 दिन मारते हो ना हुपी, कभी बोगिए गायब, कभी इंजन में गायब, का है सब? व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों के विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध सत्तानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माण कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। वे ऐसा काम करने, इस प्रकार के काम करने में वे कई कामों में सफल भी हुए, कई कामों में असफल भी हुए होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब काम सफल ही हुए। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में ही लिखा गया था के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उछेल के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति प्रांति तोड़न मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षण भीषण के रूप में तैयार किया गया था। देखो ये सब कई लोग वहाँ पे मिल के इस काम में, देखो जरूरी नहीं है कि केवल दलित वर्ग के लोगों के ही छुआछूत से डर था या केवल वही लोग के नहीं ऐसा लगता था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के ही नहीं केवल ऐसा लगता था, बल्कि कुछ यादवों को, जैसे कुछ गांव घर में देखते हैं कुछ दूसरा जात के भी लोग रहेगा तो कहेगा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, काहे ऐसा करता है। देखो जात पात कुछ ऐसा होता नहीं है। क्या है, हम लोग किस जात के अंतर्गत आते हैं? हम लोग मानव जाति से आते हैं। हम लोग के जानवर से भेदभाव करना चाहिए, जानवर के साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग जानवर के साथ नहीं खाते हैं, जानवर को खाते हैं अभी के ज़माने में। सही बात है नहीं? अभी के ज़माने में भेदभाव लोग आदमी से करते हैं,
उस समय भी था, है नहीं? और अभी जानवर को लोग खाते हैं, लेकिन जानवर के साथ नहीं खाते, जानवर को लोग खाते हैं। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन की स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुए। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये तीन तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवन चर्या की एक नीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यह प्रस्तुत पाठयुक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनैतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आज के समय में इन सब चीज़ जो है से और बढ़ गया है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो भीमराव अंबेडकर के काका वो किए, काका लिखे, उसके बारे में अब हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उनके चैप्टर में क्या लिखे है ना? चैप्टर में लिखा हुआ है श्रम विभाजन और यानी जाति प्रथा का विभाजन श्रम के आधार पर करना गलत बात है, ऐसा कहना था किनका? बाबा का। किनका कहना था? बाबा का। बाबा का कहना था कि जाति प्रथा श्रम के आधार पर विभाजित करना गलत बात है। क्या है? गलत बात है। ऐसा कौन कह रहे थे? बाबा। ठीक है, यानी कोई अगर बाल काटता है तो उसको लोग क्या कह दिए थे? नाविक। कोई अगर भैंस चराता है तो नाई, बाल काटने वाला। कोई अगर लकड़ी वगैरह काटता है तो उसको बढ़ई, कारपेंटर, है ना? तो यानी कार्य के आधार पर लोग को जाति में विभाजित कर दिया गया था, है ना? तो वैसा इनको नहीं कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यह विडंबना की ही बात है, इसी विडंबना की बात है कैसे कैसे लोग हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में माने कि अभी भी जातिवाद के कमी न है धरती पर। अभी भी लोग एका से एक जातिवाद होता है न? यादव है तो हरियर गमछी का मत कहो। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यानी कैसे कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप है? हाँ, श्रम विभाजन का ही उसका ही एक रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज के आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक
विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि श्रम के आधार पर जाति को बांट दिए, समझे? केवल अगर श्रम के आधार पर, तो हम बता रहे थे अभी कि हमारा भारत में केवल ऐसा नहीं कि श्रम के आधार पर जाति प्रथा को बांट दिया जाता था, नहीं, बल्कि उसको गलत नजरिया से भी देखा जाता था, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती थी, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं दिया जाता था। हमारा हाँ वही जो लिखल है सही, हमारा हिंदुस्तान में ही केवल ऐसे होता था, ठीक है? विश्व के और कहीं कहीं पे भी नहीं ऐसा किया जाता था। यह किया है कि जाति के आधार पर इसको जो ऐसे जाति श्रम के आधार पर इसको जाति में बांट दो, है नहीं? लेकिन हमारा ही देश में केवल ऐसा चलता था। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। देखिए, भीमराव अम्बेडकर के का नाम था कि किसी भी इंसान को श्रम के अनुसार से, माने कि काम कार्य के अनुसार जाति में नहीं बांटिए। हर मनुष्य का अपना अपना मन होना चाहिए कि हम किस में अपने स्वेच्छा पूर्वक हम कौन काम कर सकते हैं। अब हर इंसान का अपना अपना चॉइस होता है। अब जरूरी नहीं कि एक बाप के 4 बेटा है, चारों के मन 4 प्रकार के काम करे के, तो वो खानी 4 जात में हो जाएगा। काहे ने एगो का मन है कि हम भैंस के खटाल खोल दे, हम दूधे बेचेंगे। काहे ने किसी का मन है आटा चक्की के मशीनें खोल दे, हाँ जी। अब 4 गो है भाई, 4 गो कुछ किसी का मन होगा कि हम राजनीतिक में जाए, किसी का मन होगा कि नहीं हम पढ़ाई लिखाई करके साइंटिस्ट बने। तो अब सबका चारों के 4 प्रकार का सोच होगा, है न? तो किसी को कार्य के आधार, अब जो एक बोला कि हम साइंटिस्ट बनेंगे तो जरूरी है कोकर भी बाल बच्चा जो होगा सब साइंटिस्टे बनेगा, सब साइंटिस्टे हो जाएगा। कार्य के आधार पर काहे को जाति, सबके अपना अपना मन है, अपना स्वेच्छा पूर्वक जिसको जो मन है कार्य करेगा। ऐसा भीमराव, ऐसा बाबा का क्या नाम था? किनका क्या नाम था? बाबा के क्या नाम था? हरि बाबा के न, गलत बात। विपरीत जाति प्रथा, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखो, अभी के समय में हमारे समाज में अभी से ही गर्भ में है, माँ के पेटे में है बच्चा, और उसको पेशा निर्धारित कर दिया जाता था कि जन्म लेगा और ढोल बजावेगा। समझ रहे हो? माने कि उसी समय से इसका बता दिया जाता था, ये फलाने जाति में आएगा, मतलब कि गर्भे से उसके बारे में लोग सोच लेता था कि कौन पेशा के अंतर्गत काम करेगा। समझ रहे हो?
उस समय जाति में बांट दिया गया था। तबे तो ऐसा, जैसे मान लो कि कोई, जैसे दलित समाज के कोई महिला के पेट में अगर बच्चा है तो उसी समय उसको देख लिया जाता था कि दलित है, ये जन्म लेगा ना, फिर बड़ा होगा ना, तो इसको ये गली में नहीं घुसने देना। समझ में आ रहा है? या कार्य, कार्य के आधार पर कार्य भी उसके बारे में सोच लिया जाता, शर्म उसके बारे में सोच लिया जाता था पहले ही। अच्छा, ये फलाने जाति से है, ये लकड़ी काटे वाला बाल बच्चा है तो ये भी लकड़ी काटेगा, ये भैंस चरावे वाला बाल बच्चा है, ये भी भैंसे चरावेगा। समझ रहा है? ऐसा लोग पेशा तैयार कर दिया करता था पहले ही, है नहीं? जन्म के पहले, मरे के पहले भूत, आग लगा भी नहीं, धुआं उड़ गया। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध दी जाती है। देखो, ये केवल जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करता है, केवल पेशा के लिए ही नहीं दोषपूर्ण निर्धारित करता है, बल्कि हम लोगों को यानी मनुष्य को, ए लड़का गधा कहीं के, बल्कि मनुष्य को एक जाति के अंतर्गत बांध दिया जाता है। अब जैसे कुछ लोग को यादव जाति से बांध दिया गया, कुछ लोग को पासवान जाति से बांध दिया गया, कुछ लोग को 10 जाति के अंतर्गत, है न, जर जाति जरी मरी है, दलित जाति, बहुत सारा सब जाति में, है न, एगो ताड़ी वाला जाति पासी। अब बताओ, अब मान लो कि इतना मनी जात में लोग को बांध दिया गया है, अब किसी का मन हो गया कि हम वो जाति से शादी करेंगे, तो बताओ होवे देगा? लोग सब मना कर देगा। हिंदू मुस्लिम सब वगैरह वगैरह ये सब धर्म में बांट दिया गया है। देखते हो लोग इधर उधर, अगर दूसरा जात से कोई दूसरा जात में शादी करने के लिए चाहेगा तो नहीं होवे देगा लोग। दत्त, हाँ देखेंगे, हम देखेंगे, ठीक है देखेंगे, रुको। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। देखो, अगर मनुष्य को कार्य के आधार पर जाति में बांट देते हैं तो इंसान को दूसरा काम करने में थोड़ा लाज शर्म भी लगता है इंसान को। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, देखते हो कि का है, काम करने में लाज है, कोई काम करने में लजाना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग कोई काम करने में लजाते हैं, कुछ लोग कोई काम करने में लजाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एगो जैसे कुछ भी बाजा वगैरह वाला ले लो, शादी ब्याह में जो हम लोग बाजा वगैरह देखते हैं, कुछ लोग को कहेगा ज़्यादा, जैसे देखो तुम्हारे घर में अगर डीजे उजे वाला सब कसवा ले या डंका बेंजू ले ले तो बजावेगा तो कहेगा लो देखो कोची बन गया है। समझ रहे हो ने? लोग कह देते हैं ने। लेकिन काम है, काम की तो जरूरी है कि ढोल है तो वही खाली बजावेगा, जो दास जाति के अंतर्गत आता है सही बजावेगा। कोई भी काम है, कमा के खाएगा, अब लजाएगा शर्माएगा तो एक दिन भूख ले जाएगा, है ने? लजाएगा शर्माएगा तो भूख लेने जाएगा। यही नहीं कहते हैं, है नहीं? पेशा के अनुसार अगर काम पड़ेगी या नहीं, अगर ऐसा आवश्यकता मिलेगा तो भूखे क्या होगा, मरेगा। जाति के आधार पर बांटा गया है, काम के आधार पर। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो।
हाँ हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखो, अब अगर मान लिया जाए कि ये बेरोजगारी, जाति प्रथा भारत में बहुत बड़ा बेरोजगारी बन सकती है। अब जैसे मान लो कि जाति के अनुसार कार्य के अनुसार जाति को बांट दिया गया है। अब मान लो कि एक जाति के कोई भी एगो जाति ले लो। अगर कोई एक जाति के, जैसे मान लो कि कोई भी एक जाति, जैसे हिंदू, हिंदू एक धर्म है न। हिंदू जाति के अगर एगो हिंदू के आदमी अगर एगो कंपनी खोल दिया और कंपनी में 50 आदमी के काम है न। और एक मुस्लिम है न, मुस्लिम भी बहुत सारा आदमी है। अब हिंदू के कोई आदमी एगो अगर कंपनी खोला और हिंदू के, अभी तो जाति जाति काम के आधार पर जाति को बांटा गया है, काम के आधार पर जाति को बांटा गया है। अब हिंदू खोला है कोई कंपनी तो ये तो तय है कि हिंदू खोला है तो हिंदुए वाला काम होगा और में। अब मुस्लिम भूखे मरेगा, इन लोग नहीं इसमें कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जाति इसका दूसरा है। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा रहेगा तो क्या होगा? भूखले मरेगा। कैसे मरेगा? भूखले। और बेरोजगारी भी बढ़ेगा। ऐसा होगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा। कम से कम इसमें 50 लोग की आवश्यकता है तो 30 लोग इसका, 20 लोग इसका रह सकता है, काम कर सकता है, अपना जिंदगी जीवन यापन कर सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं था, समझे? आगे बढ़िए, कहाँ तक आए थे? इस प्रकार पेशा परिवर्तन के अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत बेरोजगारी बन गया एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। नहीं, मनुष्य का कोई ऐसा स्थान और कोई ये नहीं है। मनुष्य कोई भी काम कर सकता है अपना जीवन जीने के लिए, अपना बेरोजगारी दूर करने के लिए, अपना भूख को मारने के लिए। हमको जो भूख लगता है हम लोगों को, उस भूख को दूर करने के लिए काम से कभी शर्माना और लजाना नहीं चाहिए। कोई भी काम करके और हम लोग को खाना पीना जीना चाहिए, है नहीं? कोई ऐसा नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है नहीं? पूर्वलेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, है नहीं? ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मीय शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है से जाति प्रथा के जाल में फंस के और कोई काम को करने में असक्षम हो जाता है नहीं? जैसे कि उस काम को करने में भी असफल हो जाएगा। तब ये राज मजूर के काम है, हम काहे करेंगे, ये काम हमसे नहीं होगा। अरे भाई, जब जो जरूरी नहीं कि तुम जिस जात में है वही काम तुम करो। कोई भी काम करके अपना जीवन यापन
कर सकते हैं। ऐसा कहना था, किनका कहना था? बाबा के। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, मेरी कल्पना का आदर्श समाज जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। जाति प्रथा को, जाति प्रथा के परिणाम सुनते और सुनाते सुनाते कुछ लोग जो है से का हो गए? उब गए थे। रियल बात है। जने जाओ ने हमको ऐसे लोग कहता है। अब जैसे उस समय नहीं नहीं उबता होगा, जिस समय लोग जो ऐसे कहता होगा कि दत्त तुम इधर काहे आया जी, अब छुआछूत, अब ओकरा पर गलत से अगर नजर भी पड़ जाएगा तो कहेगा दत्त कितना बेकार लगता होगा, है नहीं? अभी के समय में तो कुछ लोग को जैसे एगो गलती कर देता है तो उसको देखा यही यही था जी, यही है वो, ओकर बात देखते हो कितना बेइज्जती लगता है। लोग तो थोड़ा सा बेइज्जती के लिए ऐसे करते हैं। उस समय जाति प्रथा पूरा चलता होगा। सोचो पूरा उस वर्ग के जिस वर्ग को लोग विरोध करते होंगे वो वर्ग के पूरे लोग परेशान रहते होंगे ने। यही परेशानी, बाबा भी यही परेशानी में थे। तो बाबा सोचे कि चलो इस परेशानी को हमें दूर करना है नहीं? यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा के आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारा, भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है न? ये कहनाम था बाबा के कि सब भाईचारा के रूप में रहेंगे, है न? क्या इससे किसी प्रकार के किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है नहीं? सब एक जैसा एक में मिल के रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत होगा जी? कोई दिक्कत नहीं होगा, है नहीं? आगे, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है न? यानी जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, दोनों में पता नहीं चलता है कि कौन दूध और कौन पानी है, ठीक उसी प्रकार से हम सभी लोगों में भाईचारा बन के रहना चाहिए, है न? इतना अच्छा बात बोलते थे। कौन बोलते थे? ये बात जो ये लाइन बोला गया है, ये बाबा का लाइन बोला गया है। किन का लाइन बोला गया है? बाबा का लाइन बोला गया है न? लेकिन लोग ऐसा तो मानते सुनते नहीं थे। वे लोग सुनते नहीं। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। मतलब कि सब कोई मिलजुल के रहिए, है न? इसी का नाम लोकतंत्र दिया गया था, है न? अब देखिए कहाँ है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक नीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सामना का भाव हो। इसी इतना अलग से अपना मन से लिखा हुआ है न?
अब इसके बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं आप लोग को। ठीक है, ठीक है, इतना ही। अब इसके बाद इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे आप लोग के लिए, इसके बाद ये दूसरा चीज़ है।